राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के साथ आपके समक्ष। आज एक नई चर्चा करेंगे। अनफा योग, जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपको स्वागत करते हुए, अनफा योग क्या होता है, अनफा योग कहाँ से कैसे बनता है और उस योग में क्या क्या फल को दर्शाता है, अपने जीवन में उसका क्या प्रभाव रहता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा। और आप सब खुश और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे एक छोटी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य एक बार कर दीजिए। और आपको एक छोटी सी और जानकारी दे दूं कि हे प्रिय मित्रों, हे सनातनियों, जो भी जहाँ से देख रहे हैं, हमारे द्वारा भागवत कथा, रामचरितमानस, रामार्चन, चंडी पाठ, ग्रह शांति आदि काम कर्म किया जाता है। अगर आप भी इच्छुक है तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करा के आप करा सकते हैं और अपने जन्म कुंडली को अध्ययन करा सकते हैं। कहीं इस दुनिया की भीड़ में आप छूट ना जाए, रुक ना जाए। और ज्योतिष का नॉलेज होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी जब हमारे जीवन में समस्याओं का बौछार आता है, जब तक अपने पास धन, सम्मान, मान, यश, कीर्ति रहता है, तब तक तो हम नहीं मानते हैं। परंतु जब एकाएक ग्रह नक्षत्र की परिवर्तनशील इस सृष्टि पर आता है और अपनी उसमें हिस्सेदारी जब निभाना पड़ता है, तो उस समय व्यक्ति विचलित हो जाता है। इसलिए किस समय से किस समय तक आपको साइलेंट रहना चाहिए और किस समय तक आपको पराक्रम पूर्वक अपने कर्म को आनंदित और उत्साहित पूर्वक करना चाहिए, यह जन्म कुंडली बताता है। और ज्योतिष की जो मुख्य धाराएं हैं वह है जीवन को ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाना। जीवन को जब हम अंधकार के दलदल में भटक रहे हैं, निराश की बादलों में भटक रहे हैं, उस समय हम अपने जीवन को कैसे कंट्रोलिंग करें, हम उस समय कैसे संयमतापूर्वक रहे और हमारे जीवन की, हमारी जन्म कुंडली क्या उपदेश दे रहा है कि हम किस मार्ग की ओर जाना है, इसको दर्शाता है। इसलिए प्रिय मित्र साथियों, आइए जानते हैं अनफा योग। प्रिय मित्र साथियों, यह काल पुरुष की कुंडली है और ये काल पुरुष की कुंडली से मेष से मीन पर्यंत राशि है और 1 से लेकर 12 तक भाव भी है। इस तरह मैंने बना दिया हूँ, परंतु लग्न कुंडली भी अलग हो सकता है और चंद्र राशि के अनुसार भी चंद्र कुंडली भी अलग हो सकता है। जो अनफा योग बनता है वह चंद्र कुंडली के अनुसार बनता है। चंद्र कुंडली अर्थात जैसे चंद्रमा यहाँ लग्न पर है तो यहाँ पर इसको यहाँ से भी बन सकता है, चाहे चंद्रमा यहाँ छठे से भी हो तो यहाँ से भी बन सकता है, या इसी प्रकार कहीं से भी हो, चंद्रमा यहाँ से भी हो चलेगा, चंद्रमा यहाँ से भी हो चलेगा। किसी भी 12 भाव में या 12 राशियों पर, क्योंकि इसमें 12 लग्न और 12 राशियाँ हैं, तो किसी भी लग्न से हो सकता है, किसी भी राशि से हो सकता है। बैठ जाए चंद्रमा कहीं पर भी, किसी भी भाव में या किसी भी राशि में। ठीक ही चंद्रमा को अगर हम इस प्रकार से गिनते हैं तो उसके 12 भावों में सूर्य को और राहु केतु को छोड़कर, ये 3 ग्रहों को छोड़ दे, सूर्य, राहु, केतु को छोड़ के आप यहाँ पर बाकी ग्रहों 5 को ग्रहण कर सकते हैं। तब जाकर अनफा योग का निर्माण होता है। अनफा जैसे यहाँ पर सूर्य को हटा दिए और चंद्रमा तो स्वतः है किसी भी राशि में, तीसरे नंबर में मंगल का आगमन हो गया। 12 भाव में मंगल का रहना चंद्रमा से, अर्थात चंद्र कुंडली हुआ यहाँ, चंद्र कुंडली की शुरुआत यहाँ से हुई और चंद्र कुंडली के अनुसार
ये मंगल का विराजमान द्वादश भाव में हो गया। तो चंद्रमा से मंगल की जब द्वादश हो जाता है तो वहाँ क्या क्या बनता है और ये अनफा क्यों बना। चंद्रमा मन है और मंगल पराक्रम है। तो पराक्रम की दृष्टि से यह व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए ये हमेशा एक बल प्रदान करेगा। अब यहाँ देखना है, चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है और ये महिला हो चाहे पुरुष हो, इसकी संगति, क्योंकि चंद्रमा हमेशा संगति के बल से बड़ा अच्छा फल देता है, किसी के साथ भी रहे। मनुष्य का संगति भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी को निभाता है और उस जिम्मेदारी के अनुसार हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का हुआ, जैसे शुक्ल पक्ष अष्टमी के बाद नवमी से लेकर कृष्ण पक्ष के द्वितीया तृतीया तक की, ऐसे माना तो गया सप्तमी तक, परंतु जो पूर्ण बल है वह नवमी से शुक्ल पक्ष की लेकर उधर द्वितीय तृतीय तक कृष्ण पक्ष की माना जाता है। और पूर्णिमा आदि या पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी या प्रतिपदा का या पूर्णिमा का इस प्रकार चंद्रमा हो तो आपकी मानसिक स्थिति अगर मित्र राशि पर बैठ जाए और मंगल उनके पीछे बैठे तो ये हमेशा अच्छा प्रेरणादायक और अच्छा कार्य करने के लिए देता है। अगर संगति बढ़िया इस व्यक्ति को, इस चंद्र कुंडली वाले को मिल जाए और उसके पीछे मंगल द्वादस्थ होकर बैठ जाए। अगर चंद्रमा वहीं इन्हें जो तिथि मैंने बताया कृष्ण पक्ष का अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष का अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक की बात जो आएगा, उस के अंतरालों को छोड़कर बाकी जो 15 दिन हैं, उस 15 दिन की जो तिथियों के अंदर अगर चंद्रमा पड़ता है तो उस तिथि का गणना करते हुए, नज़र रखते हुए और इनकी दृष्टि को देखते हुए अगर देखें तो ये व्यक्ति मंगल ही उसी पीछे बैठने पर अति व्यय करना, अनर्थ का व्यय करना और साथ में यहाँ पर पराक्रम दृष्टि षष्ठ से होने के कारण या चंद्र कुंडली से जब द्वादस्थ होकर चंद्र कुंडली के छठे भाव को देखता है तो ये एक मंगल का शत्रुहंता योग, अस्त्र योग भी बन जाता है दृष्टिपात से छठे भाव को। तो ये व्यक्ति हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए, दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए और पराक्रम दिखाकर किसी को दबाने के लिए, इन सब कार्यों को भी चंद्रमा को प्रेरित करेगा मंगल। मंगल के बाद अगर बुद्धि हो तो बुद्ध हो तो बुद्ध क्या है, राजकुमार है। ऐसा व्यक्ति अगर चंद्र के द्वादश भाव में हो जाए, अगर अकेले हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि सूर्य और बुध एक साथ में रहते हैं, परंतु अकेले अगर बुध बैठ जाए तो बुध क्या करते हैं, द्वादस्थ होने पर चंद्र के अगर इनके ऊपर कोई दृढ़ दृष्टि मतलब ना हो तो ये व्यक्ति निजी स्वार्थ सेल्फवादी हो जाता है। परंतु ये एक बुद्धि के कौशल से धन का इनकम, जैसे मंगल पराक्रम से धन कमाता था विशेष करके, उसको व्यय करेगा लेकिन धन भी खूब देगा क्योंकि चंद्रमा आगे है। और चंद्रमा आगे रहने पर एक गाइडलाइन होता है और उसको खींच के मन ले जाता है किधर ले जाना है। तो बुद्ध भी यहाँ द्वादस्थ होने पर वैध कराएगा और सुकुमार पूर्वक राजकुमार जैसे जिएगा ठाट बाट से। परंतु अगर छठे आठवें 12वें भाव का ना हुए लग्न कुंडली में या कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि में ना आए, अकेले बुद्ध अगर द्वादस्थ हो जाए तो एक अच्छा खासा इनकम स्रोत बनाते हैं और एक अच्छा
बिजनेस माइंडेड और एक विचारधारा को प्रकट कराते हैं। वहीं पर बृहस्पति अगर बैठ जाएं तो चंद्रमा के द्वादस्थ बृहस्पति स्थान का हानि तो करते हैं, परंतु उनकी जो चंद्रमा का अगल बगल डिग्री वाइज अगर नज़दीक हुए, भले घर परिवर्तन हो, लेकिन इनकी तालमेल बहुत ज़बरदस्त है। इनको गजकेसरी कहा गया। बहुत सारे योग महापुरुषों ने कहा है बृहस्पति के बैठने से यहाँ पर चंद्रमा के ठीक द्वादस्थ होने पर इनके चतुर्थ भाव का बहुत बढ़िया उन्नति होता है। अर्थात ये बृहस्पति अगर इनकी द्वादस्थ हो जाए चंद्रमा चंद्र कुंडली से, तो इन्हीं से पंचम दृष्टि जो पड़ेगा यहाँ चंद्र कुंडली से चौथे भाव होगा। अर्थात लग्जरी लाइफ, धन धान्य आदि बहुत ज़बरदस्त और अनेक संपदाओं को देने वाले, सुख समृद्धि को देने वाले ये बहुत बढ़िया कारक बनते हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली से ठीक चतुर्थ भाव का राशि अधीनस्थ होकर। तो इसलिए बृहस्पति को भी इनको बहुत अच्छा कहा गया। अगर शुक्र की बात करें हम, यहाँ पर अगर द्वादस्थ शुक्र हो जाए तो शुक्र के अनुसार चंद्र कुंडली के तो छठे भाव को देखते हैं, परंतु चंद्रमा के जो शुक्र का भी योग बनता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा ऐसा एकमात्र ग्रह है जो किसी से भी मतलब बैर नहीं रखता और ना ये किसी को जल्दी पीड़ित कर पाता है। अगर कृष्ण पक्ष का ना हो तो द्वादश भाव में बैठकर चंद्रमा के साथ और द्वादश भाव का कारक भी बनते चंद्र कुंडली में। अगर वहीं अगर कहीं मीन राशि होगा तो वहीं उच्च का भी हो जाएंगे। तो ये भी धन का और अच्छे स्त्री का, पत्नी का ये प्रदान करने का काम करते हैं शुक्र। शनि यदि पड़ जाए तो द्वादश भाव की जो कारकत्व है, जो व्यय है, उसको रोकते हैं, व्यय कम होता है। और बाकी शनि चंद्रमा का डिग्री वाइज दूरी हो और किसी पाप ग्रह का चंद्रमा के ऊपर दृष्टि ना हो तो शनि क्या करते हैं ना, आपकी जो अगाए बगाए खर्चा मेडिकल फालतू खर्चाएं, इन सबको ऊपर प्रतिबंधित लगा देते हैं। इस प्रकार योग बनता है सभी ग्रहों से लेकर, परंतु पक्ष बल जितने भी मैंने बोला, पक्ष बल और बाकी जो सभी ग्रहों का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर किस किस की दृष्टि है, सूर्य का दृष्टि पड़ जाए, मंगल का दृष्टि पड़ जाए या बुध का दृष्टि पड़ जाए, तो किसका दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे व्यक्ति गरीब घर में होने पर भी जन्म अगर उसकी संगत राजा से हो जाए तो वो हमेशा राजकुमार की तरह जीने वाला, राजकुमार जैसे चाहत रखता है। और वही राजकुमार व्यक्ति किसी दरिद्र के संगत में आ जाए, कुसंगत में आ जाए, कुव्यसन में आ जाए, तो राजा घर में जन्म लेने के बावजूद भी वह एक नीचत्व की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। और बाकी आपकी डिग्री वाइज अंश का बल, पक्ष का बल, दृष्टिफल अनेक है और यह योग है तो आप धनाढ्य बन सकते हैं और धन का बहुत कारक बनता है। अगर आप इस विषय को जानना चाहते हैं और भी गहराई से चिंतन करना चाहते हैं तो आप या तो अध्ययन करिए या तो फिर अपनी जन्म कुंडली खोलकर किसी से अध्ययन कर पाइए। और ये योग है तो आप उसको एक्टिवेशन करवाइए, क्योंकि एक्टिवेशन के लिए खोजना पड़ता है और उपासना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, अगली वीडियो में पुनः फिर मिलूँगा। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए अधिक से अधिक। और आज के लिए इतना ही। राम राम सभी मित्रों को। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।